हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग अपने स्मार्ट स्प्रिंट प्रोग्राम का इकोनॉमिक सीरीज में तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। स्मार्ट स्प्रिंट, ठीक है। एंड इस इकोनॉमी के तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आखिर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी के कौन कौन से डिवीजन किए गए हैं, इकोनॉमी को कैसे डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक्स को देखने का लेंस कौन कौन सा है, ठीक है। अभी देखो, सब चीज को समझने से पहले क्या है, कुछ चीजें समझते हैं कि इकोनॉमी कोई मशीन नहीं है जिसमें बटन दबाया आउटपुट आ गया। इकोनॉमी क्या है कि इकोनॉमी एक सिस्टम है, ठीक है। इकोनॉमी एक सिस्टम है और इस सिस्टम में क्या समझेंगे, इस सिस्टम में हम देखेंगे कि डिसीजन कौन लेता है और मनी कैसे सर्कुलेट करती है, ठीक है। क्योंकि डिसीजन लेने के साथ साथ ही हम यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट के हर एक एजेंट को देखेंगे एंड उनके डिसीजन का इम्पैक्ट देखेंगे, ठीक है। आप सोचो सबसे पहले कि यहाँ पे जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है, जो भी कमोडिटी का प्रोडक्शन होता है, उसका कंजम्पशन कैसे होता है, उसका डिमांड कैसे होता है, हम इन्हीं चीज को समझने वाले हैं। देखो, इस सिस्टम को समझने के लिए ना दो चीज बहुत जरूरी है, और वो दो चीज क्या है? पहला कि इकोनॉमिक डिसीजन कौन ले रहा है, ठीक है। एंड दूसरा चीज कि मनी कैसे सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। ये दो चीज हमें देखना है। अभी देखो, सबसे पहला जो है, ये इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेता है, इसका आंसर है इकोनॉमिक एजेंट। मैं बता दूं पहले ही, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम तीन टॉपिक को मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है। मनी सर्कुलेशन का आंसर क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अभी देखो, इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर देखेंगे उनके डिसीजन के कारण मनी कैसे सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। एंड एक और टॉपिक है इसमें, और वो टॉपिक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या है ना कि तीन चीजें मिक्स है, इकोनॉमिक एजेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इन तीनों को लिंक कैसे करना है, और इन तीनों को लिंक करके इकोनॉमिक्स को समझना कैसे है, यही है आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक एजेंट होता क्या है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है उसमें से हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है। इकोनॉमिक एजेंट, देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी इंसान या कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ग्रुप या इंस्टीट्यूशन जब अपने फायदे के लिए या फिर अपने नीड के लिए या किसी भी तरह की पॉलिसी के लिए कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, इकोनॉमिक डिसीजन, जब कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेता है तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमी का बेसिक, ठीक है। अब कैसे क्या डिसीजन लिया लिया जाता है, तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं। पहला इकोनॉमिक डिसीजन होता है कि आखिर क्या खरीदना है, मतलब व्हाट टू कंज्यूम। फिर आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये सब क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी आएगा कि कितना प्रोडक्शन करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। फिर आएगा हाउ मच टू स्पेंड, ठीक है। एंड इसी के साथ एक और है, ठीक है, क्या कि टैक्स, कि कितना टैक्स लगाना है, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है, इन्हीं सबके क्वेश्चन से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक डिसीजन।
ठीक है। यहीं से क्या होता है, इकोनॉमिक्स शुरू होता है। सबसे पहले देखो कि इकोनॉमिक एजेंट कौन कौन से हैं और इकोनॉमिक एजेंट को अलग अलग क्यों डिवाइड किया गया। ये सवाल हर किसी के दिमाग में आएगा। देखो सब लोग ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो। हर कोई यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिसीजन ले रहा है। लेकिन फिर भी एजेंट को अलग अलग क्यों किया गया। अभी इन्हीं सब चीजों का आंसर हम लोग देखेंगे। कैसे आंसर देखेंगे कि देखो जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं ना, वो इकोनॉमी पे अलग अलग तरीके से इंपैक्ट डाल रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, हाउ मच टू कंज्यूम, ये कौन लेगा, ये लेगा कंज्यूमर। एंड इससे कहाँ इंपैक्ट पड़ेगा, इससे इम्पैक्ट इंपैक्ट पड़ेगा डिमांड पे। ठीक है। अभी देखो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन लेगा जो प्रोड्यूसर है। ठीक है। और इससे इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा, इससे इंपैक्ट पड़ेगा सप्लाई पे। फिर आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन भी कौन लेगा, ये डिसीजन भी लेगा प्रोड्यूसर। और इसका भी इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा सप्लाई पे। अब हाउ मच टू स्पेंड, ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन लेगा कंज्यूमर। इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा कहाँ पे, डिमांड पे। ठीक है। आप देखो हर चीज का इंपैक्ट कैसे पड़ रहा है। अभी देखो ये टैक्स का डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट। ठीक है। और इसका इंपैक्ट पूरा इकोनॉमी पे पड़ेगा। समझो कि कैसे पूरा इकोनॉमी पर पड़ेगा। ठीक है। अभी देखो गवर्नमेंट के डिसीजन से क्या होता है ना कि पूरी इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ता है और पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। आप देखना जब कभी भी फरवरी के टाइम पीरियड पे आप देखना कि बजट आता है। ठीक है। और जब ये बजट आता है उसके बाद क्या होता है, स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा चहल पहल होने लगता है। स्टॉक मार्केट या तो बहुत अच्छे उछाल पे आ जाता है या तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है। और ये क्यों होता है, ये होता है गवर्नमेंट के डिसीजन के कारण। ठीक है। अभी देखो क्या होता है, इन्हीं सब रीजंस की वजह से ना इकोनॉमिक एजेंट को डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एजेंट को क्लासिफाई किया गया है। एंड कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, देखो इकोनॉमिक एजेंट को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, तीसरा है गवर्नमेंट, एंड फिर चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये है हमारा चार इकोनॉमिक एजेंट। ठीक है। इन चार इकोनॉमिक एजेंट में से हम पहले पढ़ेंगे हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड क्या है, हाउस होल्ड क्या करता है। एक चीज ध्यान रखना, हाउस होल्ड सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल एजेंट है। ठीक है। हाउस होल्ड क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक एंड पावरफुल एजेंट। अब ये कैसे है सर, आपने बोल दिया कि ये सबसे बेसिक और पावरफुल है, अब कैसे ये कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा, वेट करो, पेशेंस रखो बस। देखो सबसे पहले जो आता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब क्या है, क्या आपको क्या लगता है हाउस होल्ड का मतलब सिर्फ माँ बाप भाई बहन बच्चे बीवी इतना ही है, एक फैमिली ही है। ऐसा नहीं होता है। हाउस होल्ड का मतलब होता है यहाँ पर एक यूनिट जो कि कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। अब ये जो कंज्यूमर है, आपने देखा हाउस होल्ड क्या है, एक कंज्यूमर है, ये कंज्यूम करता है। ठीक है। अभी देखो ऐसा नहीं है कि हाउस होल्ड सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करता है। हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड जो इकोनॉमिक एजेंट है, ये दो तरह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। और ये दो रोल क्या है, पहला रोल है एज अ कंज्यूमर, और दूसरा जो रोल होता है, दूसरा रोल इसका होता है हाउस होल्ड एज अ फैक्टर इनकम, फैक्टर ओनर, हाउस होल्ड एज अ फैक्टर ओनर। अभी देखो यहाँ पे हम इसी चीज को समझेंगे। पहले हम देखेंगे हाउस होल्ड को एज अ कंज्यूमर की तरह, फिर हम देखेंगे हाउस होल्ड को एज अ फैक्टर ओनर की तरह। तो चलो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउस होल्ड कंज्यूमर कैसे है। हाउस होल्ड एक सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर, हाउस होल्ड का कंज्यूमर फैक्टर क्या है, वो किस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर की तरह बिहेव करता है। ओह, देखो हाउस होल्ड क्या कंज्यूम करता है, हाउस होल्ड कंज्यूम करता है गुड्स एंड
सर्विसेज। अब क्या क्या आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में? गुड्स एंड सर्विसेज में आते हैं फूड, क्लोथ, एडुकेशन, ट्रांसपोर्ट, और इसी में आ जाएगा हेल्थ केयर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने जो लिखा है सिर्फ इतना ही गुड्स एंड सर्विस में नहीं आता है। आप जो सोच रहे हो, आप जो कंज्यूम कर रहे हो, हर एक चीज गुड्स एंड सर्विसेज में आता है। ठीक है, अभी देखो हर हाउस होल्ड क्या करता है, यहाँ पे किस तरह के डिसीजन लेता है, वो क्या डिसाइड करता है। देखो, हाउस होल्ड क्या डिसाइड करता है, ठीक है, इसके डिसीजन के बारे में समझो। सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि इसे कितना खर्च करना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इसका क्या होगा, मतलब कि ये कितना स्पेंड करना चाहता है। ठीक है, एंड दूसरा जो है कि वो किस चीज पर खर्च करेगा, कौन से प्रोडक्ट पे खर्च करेगा, ऑन विच प्रोडक्ट। सपोज आपसे आपको बोल दिया जाए कि आप कहाँ खर्च करना चाहते हो, आप क्या खरीदना चाहते हो अभी के टाइम पे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि आप कोई प्रीलिम्स का कोर्स खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन सेक्टर में बेसिकली स्पेंड कर रहे हो, आप कोई प्रीलिम्स का कोर्स खरीद रहे हो। ठीक है, अभी देखो क्या है ना कि आप ऐसे ही तो नहीं खर्च करोगे, आपका जो इनकम होगा आप उस इनकम के हिसाब से सोचते हो। ठीक है, आप उस इनकम के हिसाब से स्पेंड करते हो। ठीक है, आप जब स्पेंड करोगे तो हर एक हाउस होल्ड क्या होता है ना कि इकोनॉमिक्स में एजम्पशन होता है, इसी एजम्पशन में ये एजम्पशन होता है कि हर एक हाउस होल्ड क्या है, रैशनल है, हर एक कंज्यूमर रैशनल है। अभी क्या है कि वो ये समझेगा कि वो स्पेंड करता है तो उसके बाद सेव कितना करेगा, हाउ मच टू सेव। ठीक है, अभी देखो इसके यही डिसीजन क्या करते हैं, ये सारे डिसीजन डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, इकोनॉमी में ओवरऑल डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अभी देखो ये तो था कि हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउस होल्ड एज अ फैक्टर। ठीक है, दूसरा इसका जो रोल है, हाउस होल्ड एज ए फैक्टर ओनर। देखो हाउस होल्ड सिर्फ खर्च नहीं कर रहा है, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि इसका दो रोल है यहाँ पे, एक तो खर्च करना और एक फैक्टर ओनर। अभी देखो क्या है, वो इकोनॉमी में इनपुट देता है। वो इकोनॉमी में इनपुट कैसे देखता है, हाउस होल्ड क्या क्या प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है लेबर, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है लैंड। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है कैपिटल, एंड एक चीज एंटरप्रेन्योर। ये क्या है, ये जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो ये सारी चीजें आखिर में है क्या। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हमें समझना है, और ये ही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसी से हमें पता चलेगा ये जो प्रोवाइड कर रहा है इसके बदले में वो क्या लेता है। हाउस होल्ड ये जब चीजें प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाउस होल्ड एज ए फैक्टर ओनर। अब ये सारे फैक्टर जब प्रोवाइड कर रहा है, इन सारे फैक्टर के अगेंस्ट उसको क्या मिलता है, तो चलो वो समझते हैं। क्या होता है कि हाउस होल्ड को लेबर जब प्रोवाइड करता है इसके बदले में उससे मिलता है वेजेस, जब लैंड प्रोवाइड करता है इसके बदले मिलता है रेंट। ठीक है, और जब वो कैपिटल प्रोवाइड करता है तो इसके बदले वो लेता है इंटरेस्ट। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर जो होता है ये चाहता है प्रॉफिट। अभी तक ना बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया, इकोनॉमिक एजेंट को पढ़ते पढ़ते इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेके आ गए। तो चलो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ये जो इनकम यहाँ पे जनरेट हुआ, इसी इनकम से हाउस होल्ड क्या करता है, दोबारा कंजम्पशन करता है। ठीक है, अभी ये कैसे हो रहा है ये चीज समझना है हमें। इसी चीज के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक सवाल क्या होता है कि गुड्स और जो गुड्स और सर्विस बन रहे हैं ये आखिर प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो चीजें हम जो भी कंज्यूम करते हैं वो सारी चीजें कहाँ से आ रही है, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो आपका कपड़ा हो, चाहे वो आपका मकान हो,
एजुकेशन हो, मोबाइल हो, हेल्थ सर्विस हो, कुछ भी हो, ये ऐसे हवा में तो पैदा नहीं होता। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ इनपुट लगते हैं ना, और जब तक इनपुट नहीं लगाएँगे तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा? ये तो सिंपल है, बेसिक फंडामेंटल है, जो आप लोगों सभी को समझ में आ रहा है। देखो, इन्हीं इनपुट को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या होते हैं? बहुत बड़ा सवाल। इतना बड़ा सवाल कि लोग कन्फ्यूज़ तक हो जाते हैं। देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वो सभी रिसोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? रिसोर्सेस। वो उस तरह के रिसोर्सेस होते हैं जिनका यूज करके हम गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं। देखो, सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि प्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है। वो प्रोडक्शन इज इक्वल टू ऑर्गेनाइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, हम रिसोर्सेस का ऑर्गेनाइज यूज करते हैं, तभी जाके प्रोडक्शन होता है। अभी देखो, अभी रिसोर्स की बात आ गई। अभी यहीं से क्या होता है ना कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स में चलते हैं हम लोग। देखो, क्लासिकल इकोनॉमिक्स मतलब जब इकोनॉमिक्स इमर्ज हो रही थी तभी ये सारे कॉन्सेप्ट बनाए गए थे। ठीक है, अभी क्या होता है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि चार मेन फैक्टर होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, चार मेन फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चार मेन फैक्टर्स होते हैं। अभी देखो, यहीं से क्या होता है ना, यूपीएससी में ट्रैप्स भी होते हैं। क्वेश्चन जब देखोगे ना यूपीएससी का, वो एकदम ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो आपको फंसा लेते हैं। अभी हमें फंसना नहीं है। देखो, यहाँ पे क्या है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे कोई भी एंटरप्राइजेज हो, कभी कभी कैपिटल में मिक्स किया हुआ होता है। कैसे? देखो, स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है ना कि जितने एंटरप्रेन्योर हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर फर्म है, ये सब क्या होता है, एक ही चीज में आते हैं, वो आते हैं एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, अभी देखो, इसी को समझते हैं। अभी कंफ्यूजिंग है थोड़ा बहुत, अब मेरे को भी पता है कि जब इस तरह से मिक्स करके पढ़ाओ तो लोग कंफ्यूज होते हैं। बट क्या है ना कि हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं, ये 11 ट्वेल्थ में इस तरह से नहीं पढ़ते हैं। 11 ट्वेल्थ में पहले हम अलग से पढ़ते हैं। क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम अलग से पढ़ते हैं इकोनॉमिक एजेंट। फिर हम अलग से पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन क्या यूपीएससी डिमांड करता है कि आपको ये इन तीनों के बारे में जानना है, एंड इन तीनों को लिंक करने के बारे में जानना है। तो इसीलिए क्या है कि आज के लेक्चर में हम इन तीनों को पढ़ रहे हैं एंड इन तीनों को लिंक करके भी समझ रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर वन के बारे में, जो कि है लैंड। लैंड क्या होता है? लैंड का मतलब सिर्फ जमीन तो नहीं, या फिर कोई प्लॉट या फिर कोई फील्ड, ऐसा नहीं है। लैंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं होता है। लैंड का मतलब होता है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। एक मिनट, मुझे देखने दो माइक्रोफोन ऑन है कि नहीं, क्योंकि ये लेक्चर जो है ना दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है। एक बार ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था, बट उस टाइम पे मैं माइक्रोफोन ऑन करना भूल गया था। तो देखो, आपके लिए मुझे दोबारा से उतना ही मेहनत करना पड़ रहा है। क्या होता है? लैंड को बोला जाता है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अभी ये फ्री गिफ्ट क्या होता है? देखो, लैंड में बेसिकली इंक्लूड क्या क्या होंगे। अगर आप सिर्फ लैंड का मतलब ये समझ रहे हो कि एक प्लॉट या फिर कोई जमीन या फिर किसी जमीन का टुकड़ा, तो आप बहुत गलत जा रहे हो। लैंड में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे नेचर से डायरेक्ट जो हमें मिला है। एग्जाम्पल में आप लिख लो एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, इसके अलावा आप समझना चाहते हो तो आप ले लो फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम।
ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है नेचर के फ्री गिफ्ट में। अभी देखो क्या होता है कि हम जब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो आप खुद सोच के देखो यहाँ पे क्या हुआ कि लैंड का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी नेचर ने हमें दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं जो कि ह्यूमन ह्यूमन के एफर्ट से क्रिएट हुआ है, आर्टिफिशियल ना हो बस, ठीक है, वो लैंड में आ जाएगा। अभी देखो क्या है ना कि किसान के लिए जो जमीन है वो क्या है, लैंड में आ जाएगा। अगर हम फैक्टर प्रोडक्शन की तरह देखें, फैक्ट्री के लिए अगर रॉ मटेरियल चाहिए जैसे कि आयरन ओर, अगर कोई स्टील फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पे क्या है, आयरन ओर का जो यूज किया जा रहा है वो उसके लिए एक रॉ मटेरियल, लेकिन ये आयरन ओर क्या है, ये नेचर का फ्री गिफ्ट है, ठीक है, हम नेचर से डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये भी आ जाता है लैंड के अंदर, ठीक है। अभी देखो कोई फिशरमैन है, ठीक है, फिशरमैन क्या कर रहा है, मछली पकड़ रहा है, उसके लिए जो वो सी है वो क्या है, वो लैंड है, वो नेचर का फ्री गिफ्ट है, ठीक है। अभी यहीं से समझते हैं कि क्या होता है ना कि लैंड का एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकता है। आप जो भी सोच पा रहे हो नेचर का फ्री गिफ्ट की तरह, वो सारी चीजें आती है लैंड के अंदर, ठीक है। अभी देखो कि आखिर ये जो लैंड एज अ फैक्टर की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग, इसमें इनकम क्या होता है, ठीक है। अभी इनकम की बात करते हैं। अगर हम इसको फैक्टर की तरह यूज कर रहे हैं तो इससे हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, तो इससे हमें मिलता है रेंट। अब रेंट क्यों, समझते हैं। जब आप प्रोडक्शन के लिए लैंड का यूज करते हो, ठीक है, उसका रिवॉर्ड की तरह हमें मिल गया रेंट, लेकिन आप ये खुद से सोच के देखो कि लैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तभी तो समझ में आएगा लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अभी देखो लैंड की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे फिक्स्ड सप्लाई। अब ऐसा क्यों सर, आप फिक्स्ड सप्लाई क्यों बोल रहे हो, तो देखो क्या होता है ना कि लैंड को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, जितना लैंड है आपके पास वो उतना ही रहेगा, ठीक है। आप इसको कितना भी यूज करो, ये इंक्रीज होता नहीं जाएगा और ना ही डिक्रीज होता जाएगा। एंड दूसरी चीज क्या होता है कि ये इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिबल मतलब आप ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप कितना भी यूज करो ये खत्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी चेंज हो सकती है। क्या हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी चेंज हो सकता है, कैसे कि एक ही लैंड पे हम लगातार कल्टीवेशन कर रहे हैं और उसमें हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, हम उसको सप्लीमेंट नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा कि वहां की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लैंड के कैरेक्टरिस्टिक में ये भी लिखते हैं कि वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। अभी क्या है, ये हमेशा एक फैक्टर, रुक जाओ, पैसिव फैक्टर। अभी देखो समझने का कोशिश करो, क्या होता है कि हम कुछ भी प्रोडक्शन करें, हम जहां पे लैंड को यूज कर रहे हैं, लैंड खुद से ही कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसको हमेशा किसी ना किसी की जरूरत होगी, चाहे मशीन की चाहे लेबर की। तो क्या होता है, मशीन या लेबर इसके बिना क्या है, ये यूजलेस है, ये एक्टिव फैक्टर नहीं है, ये एक पैसिव फैक्टर है, लेबर के बिना इसे यूज नहीं किया जा सकता, इसीलिए क्या होता है हम इसको पैसिव फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज, अगली चीज क्या है कि लैंड हमेशा लोकेशन स्पेसिफिक होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह पे प्रोडक्टिविटी सेम होगी। आप कोई रिवर के साइड में जो भी लैंड पड़ा हुआ है, वहां की फर्टिलिटी क्या होती है, वहां की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो एक तरह से हमारे लिए एक स्पेसिफिक जगह हो गया, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये लोकेशन स्पेसिफिक होता है। देखो अब ये जो लोकेशन स्पेसिफिक है इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रिवर के किनारे की जो फर्टाइल लैंड है सिर्फ उसी की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। अब देखो क्या हो सकता है, अगर कोई स्टील फैक्ट्री है, अगर स्टील फैक्ट्री कहीं पे लग रहा है, तो उसके लिए प्रोडक्टिव प्लेस या प्रोडक्टिव लोकेशन क्या हो सकता है, जहां पे उसको आयरन ओर इजिली एक्सेसिबल हो, जहां पर से वो आयरन ओर इजिली ले सके अपने फैक्ट्री के लिए। तो क्या होगा कि उस एरिया में वो फैक्ट्री लगाया जाएगा जहां पर कि आयरन ओर इजिली अवेलेबल है, तो उस एरिया के हिसाब से जहां पे भी वो लगा रहा है वो एरिया उसके लिए प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो स्टील फैक्ट्री के लिए प्रोडक्टिव एरिया कौन सा होगा, जहां पे आयरन ओर इजिली अवेलेबल है,
तो हमेशा फर्टिलिटी पे नहीं जाएंगे कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ फर्टिलिटी पे ही डिपेंड करती है। समझ आया यहाँ तक? अभी देखो क्या है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें लैंड के बारे में आपको जानना है कि लैंड क्या होता है फैक्टर प्रोडक्शन में। एंड दूसरा जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो है हमारा लेबर। देखो समझो, कंफ्यूजिंग है लेकिन मैं इजी कर दूंगा, बस आप मेरे साथ इस लेक्चर को पूरा देखो। आज के बाद इकोनॉमिक्स बहुत इजी लगने वाला है। देखो क्या होता है, लेबर क्या है, लेबर सिर्फ एक तरफ से एफर्ट नहीं डालता, लेबर दो तरफ से एफर्ट डालता है। एक तो फिजिकल, ठीक है, प्लस दूसरा मेंटल, ठीक है। अभी देखो इसका जो फिजिकल एफर्ट है और जो मेंटल एफर्ट है ये क्या है, अगर आप लेबर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मजदूर समझ रहे हो, ठीक है, तो आप गलत हो। लेबर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मजदूर नहीं होता है, लेबर का मतलब होता है ह्यूमन एफर्ट, ठीक है। अभी ये जो ह्यूमन एफर्ट है ये कैसे काम करता है, देखो ह्यूमन एफर्ट दो तरह से काम करता है, फिजिकली और मेंटली। इसीलिए क्या होता है कि लेबर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इस चीज को अगर आप देखने जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, लेबर में एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो हमें दिखेगा फार्मर जो खेती कर रहा है, ठीक है, आपको दिखेगा फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर। इसके अलावा, इसके अलावा आप देखो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ऐसे फैक्ट्री काम कर रहा हूँ ना, टीचर। इसके अलावा आप देख सकते हो डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब आ जाते हैं फैक्टर में, ठीक है। तो लेबर का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर नहीं है, इस चीज को आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर ह्यूमन एफर्ट प्रोडक्शन में लग रहा है तो वो लेबर है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, ठीक है। अभी देखो ये तो समझ गए। अब लेबर जो अपना फैक्टर दे रहा है प्रोडक्शन में, इसके बदले इसको क्या मिल रहा है, तो लेबर का जो इनकम होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है, एक मिनट, इनकम ऑफ लेबर, ये होता है वेजेस, कि उसको इसके बदले में वेजेस मिलता है, जितना भी वो काम किया उसके बदले में उसको पेमेंट मिला। अभी देखो लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम डिस्कस करें, हम अगर लेबर की फीचर को डिस्कस करेंगे तो क्या क्या फीचर है लेबर का, जैसा हम लोगों ने समझा उस हिसाब से। लेबर एक होता है एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर मतलब क्या, बिना लेबर के प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको ह्यूमन एफर्ट या मेंटल एफर्ट आपको वहां पे लगेगा ही, ठीक है। आप फिजिकली लेबर को यूज करो चाहे आप मेंटली यूज करो, अगर आप मशीन से भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो मशीन चलाने के लिए भी लेबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए लेबर क्या होता है, एक एक्टिव फैक्टर होता है। इसके अलावा क्या होता है, पेरिशेबल। अभी देखो पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझो। पेरिशेबल का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को स्टोर नहीं कर पा रहे, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है कि लेबर एज अ फैक्टर देखा जाए तो आज के टाइम पे या कभी भी, आप कभी भी लेबर को स्टोर नहीं कर सकते हो, लेबर कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये एक पेरिसेबल है। इसके बाद आता है कि हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस होमोजेनस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। हेट्रोजेनस, इसका मतलब क्या होता है, देखो जो भी लेबर होते हैं हर लेबर की क्वालिटी अलग अलग होती है। अगर मुझसे देखा जाए, अगर मैं एक लेबर हूँ, मेरी क्वालिटी क्या है, टीचिंग। अगर कोई मजदूर है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो फिजिकल एफर्ट दे सकता है। अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करेगा, वो अपना मेंटल एफर्ट देगा, वो जो जानता है वो उसी के बेसिस पे ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हमें पता चलता है कि हर लेबर सेम क्वालिटी का नहीं होता है, हर लेबर में अलग अलग क्वालिटी होती है। इसीलिए क्या है, लेबर एक हेट्रोजेनस फैक्टर है, ठीक है। एंड दूसरी चीज कि लेबर क्या होता है, लेबर को आप उसके लेबर से सेपरेट नहीं कर सकते हो, लेबर और उसका काम दोनों सेपरेट नहीं हो सकता, ये दोनों एक साथ है, जब तक लेबर नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। लेबर के एफर्ट हर जगह पे जरूरी है, ठीक है।
इसीलिए हम कहते हैं कि उसका जो काम है उस इंसान से, उस लेबर से अलग नहीं हो सकता। ठीक? तो ये थे बेसिकली फीचर ऑफ लेबर। ठीक है? हम यहाँ पे देखें फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब के बारे में देखें। अब क्या है, हम तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। और तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है कैपिटल। अभी देखो, कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब क्या है? अगर कैपिटल का मतलब आप सिर्फ मनी समझ रहे हो तो नहीं है। ठीक है? कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब इससे भी ज्यादा ब्रॉडर वे में हमें समझना होगा। कैपिटल का मतलब होता है मीन्स ऑफ प्रोड्यूस्ड, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल क्या करता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है। अब कैसे करता है? देखो, जो चीजें पहले से बनी हुई होती हैं, ठीक है, और आगे प्रोडक्शन में यूज होती है, इसी चीज को हम बोलते हैं कैपिटल। अभी देखो क्या, जैसे कि मशीन्स, जैसे कि मशीन के अलावा क्या हो सकता है? टूल्स, जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में वो, फैक्ट्री का बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, ट्रक्स, रोड, ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें कैपिटल है। कैपिटल कभी भी यूज करके खत्म नहीं हो जाता। अभी हम देखेंगे कैपिटल के भी फीचर को देखेंगे। अब देखो, क्या कैपिटल में क्या क्या आता है? कैपिटल में मशीन्स आता है, ठीक है, कैपिटल में टूल्स आता है, प्रोडक्शन टूल्स जो भी यूज हो रहा है। आप देखोगे किसी किसी फैक्ट्री में बहुत तरह के टूल्स होते हैं। टूल का एक एक टूल का नाम तो नहीं पता, बट आप ये समझ सकते हो कि वहाँ पे टूल्स होते हैं। जैसे कि आप देखना चाहो तो जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जो अ, लोहे के रॉड्स होते हैं, जिसका भी हम लोग यूज करते हैं, इन सभी चीजों को हम यहाँ पे कैपिटल की तरह देखते हैं। ठीक है? अभी इसके अलावा क्या है? फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग्स। फिर आता है रॉ मटेरियल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको कि हम कैपिटल में यूज कर सकते हैं। आप, मैंने यहाँ पे बोला था ट्रक्स, आप ट्रक्स को लिख सकते हो। ठीक है? अभी देखो क्या है ना, कि ये सब चीजें कहाँ यूज होती है? ये सब चीजें यूज होती है प्रोडक्शन में। ठीक है? और यहीं से क्या है ना, कि आप देखोगे यूपीएससी के क्वेश्चन में कभी कभी कैपिटल को लेके बहुत ऐसे स्टेटमेंट दिए होते हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल का मतलब यही होता है कि कैपिटल का यूज हम कहाँ करते हैं? हम इसका यूज करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जो भी चीजें यूज हो रही है, जैसे कि मशीन्स, टूल्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, ट्रक्स, ये सारी चीजें कैपिटल में आती है। कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। अभी देखो क्या है ना, कैपिटल के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है? तो हम टाइप्स ऑफ कैपिटल भी पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल। अभी इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें आती है फिक्स कैपिटल, और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। अभी देखो, फिक्स कैपिटल में क्या क्या चीजें आएंगी? मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स। देखो, ये सारी चीजें फिक्स कैपिटल में क्यों आती है? ये जो फिक्स कैपिटल होता है ना, ये एक ऐसा कैपिटल होता है जिसका हम यूज जब प्रोडक्शन में करते हैं, उसके बाद वो खत्म नहीं हो जाता है, उसके बाद भी वो रहता है हमारे पास। ठीक है? हम उससे प्रोडक्शन किए जाते हैं, करते जाते हैं। अब प्रोडक्शन के बाद भी क्या होता है? वो खत्म नहीं होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? फिक्स कैपिटल में डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है? डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? कि जो भी हम मशीन यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत वियर एंड टियर हो सकता है, वो टूट फूट सकता है। ठीक है? तो वो चीजें होती रहती है, बट वो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है? इसके बाद आता है रॉ मटेरियल। एक मिनट में इसमें एग्जांपल लिख दूं। मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड टूल्स, ये सारी चीजें आती है फिक्स कैपिटल में। अभी क्या है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? रॉ मटेरियल, वेजेज फंड। अभी वेजेस फंड क्या होता है ये मैं बता दूं। वेजेस फंड का मतलब होता है कि देखो, बहुत सारी जगह देखना, फैक्ट्री में वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया जाता है। ये सारी चीजें क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा फंड है कि जब फैक्ट्री में काम करते करते किसी को चोट लग जाए, किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए, तो उस फंड में से उनको कंपनसेट किया जाता है। तो ये होता है वेजेस फंड। ठीक है? इसके अलावा देखो, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें आती है कैपिटल में।
ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, इन सब चीजों का यूज किया जाता है ना, तो ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये वर्किंग कैपिटल में आता है। तो हमें समझ में आ गया कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी देखो कैपिटल अगर कोई एज ए फैक्टर हम देख रहे हैं, तो कैपिटल का इनकम क्या है, कैपिटल क्या जनरेट करता है, कैपिटल जनरेट करता है इंटरेस्ट। ठीक है, कैपिटल का जो इनकम होता है वो होता है इंटरेस्ट। क्लियर है। अभी फीचर्स भी देखते हैं कि कैपिटल के फीचर क्या होते हैं। सर आप सबके फीचर बता रहे हो तो इसको भी बता दो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो कैपिटल का फीचर क्या होता है, सबसे पहली बात ये नेचुरल नहीं होता है, नेचुरल होता तो कहाँ जाता, लैंड में। ठीक है, ये क्या होता है, मैनमेड होता है। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा था, डेप्रिसिएट होता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। और क्या देखा था कि ये मोबाइल होता है। क्यों, आप लैंड को कहीं से मूव नहीं कर सकते, लैंड जहां पे है वहीं पे रहेगा, लेकिन कैपिटल को आप मूव कर सकते हो, चाहे मशीन हो, बिल्डिंग हो। ठीक है, आप बिल्डिंग खैर मूव नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मशीन होता है, ठीक है, हम मशीन को क्या है आज कहीं और एज ए कैपिटल यूज कर रहे हैं। अब देखें कि वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो गया, तो हमने उसको उठाया और कहीं दूसरी जगह ले गए, हम उस मशीन को कहीं और भी यूज कर पा रहे हैं। तो क्या पता चलता है कि ये एज कंपेयर टू लैंड मोबाइल होता है। ठीक है, इसका मूवमेंट इजी होता है। एंड और क्या हो सकता है, और ये है कि ये इनडायरेक्ट डिमांड करता है। अब ये देखो सर, ये क्या लिख दिया आपने, इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है। देखो कैपिटल का डिमांड ना कंज्यूमर के डिमांड से आती है। कैसे, कि देखो आज के टाइम पे क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है, सबका सब चीज प्रोडक्शन मशीन से हो रहा है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म, बहुत कम बची हुई है। आप खुद सोचो कि पहले के टाइम पे क्या था कि प्रोडक्शन प्रोसेस लेबर इंटेंसिव हुआ करता था। ठीक है, अब वहां पे क्या था कि डिमांड कम थे, ठीक है, तो कम प्रोडक्शन करना पड़ता था, तो इसके कारण क्या हो रहा था, वो लेबर इंटेंसिव था। लेकिन फिर क्या हुआ कि कंज्यूमर के डिमांड बढ़ गए, किसी भी एक प्रोडक्ट को लेके ही कह लो। आज के टाइम पे मोबाइल फोन ले लो, ठीक है, कि मोबाइल फोन क्या है कि पहले मशीन पार्ट्स बन के आते थे एंड इंसान उसको असेंबल कर रहे थे, ठीक है, टूल्स का यूज करते हुए। बट आज के टाइम पे क्या है कि फोन को असेंबल करने के लिए भी मशीन्स आ गए हैं। ठीक है, जिसमें इंसान की जरूरत नहीं होती, बस मशीन को ऑपरेट करना पड़ता है। तो क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे जो मशीन बनाई गई टू असेंबल स्मार्टफोन, ये क्या है, ये एक कैपिटल है। और इसका डिमांड क्यों आया, क्योंकि कंज्यूमर का डिमांड बढ़ गया मोबाइल फोन का। कंज्यूमर का जैसे ही डिमांड बढ़ता है, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है। और प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन एक बार में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, इसीलिए क्या होता है फिर मशीन इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोडक्शन करना पड़ता है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करना पड़ता है। इसीलिए आप देखोगे जो मशीन इंटेंसिव प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन, यही रीजन है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स थे कैपिटल के। अभी देखो कैपिटल के फीचर समझ में आ गए, तो हम अब फोर्थ फैक्टर पे जाते हैं। और ये फोर्थ फैक्टर क्या है हमारा, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है, देखो ये बेसिकली क्या है, सबको जोड़ के रखता है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा फैक्टर है जो बाकी सारे फैक्टर को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज तो कर दिया, क्या क्या ऑर्गेनाइज किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको कंबाइन करके क्या करता है, वो प्रोडक्शन का रिस्क लेता है। इन सब फैक्टर को कंबाइन करता है एंड प्रोडक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिसीजन है, जैसे बिजनेस डिसीजन होते हैं, इनोवेशन को लेके अगर कोई डिसीजन लेना पड़ता है, अगर रिस्क, देखो ये जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा सामान मार्केट में बिक जाएगा, वो सारा प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूम कर लिया जाएगा। क्या होता है कभी कभी हमें लॉस भी हो जाता है, हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कभी कभी मार्केट में नहीं बिकता है। सपोज आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम लाया है स्मार्ट स्प्रिंट करके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अब ये जो प्रीलिम्स का प्रोग्राम है, अगर ये प्रोग्राम मार्केट में नहीं चलता है, तो क्या होगा, मैं जो भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं जैसे भी काम कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ ना कुछ तो इनपुट लग रहा है, वो सारे इनपुट क्या होंगे, प्रॉफिट की बजाय लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक रिस्क दिखाता है कि एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है। एंटरप्रेन्योर बेसिकली बिजनेस डिसीजन लेता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इनोवेशन करता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है,
रिस्क बेयर करता है। क्लियर है? एंटरप्रेन्योर क्या करता है? प्रॉफिट एंड लॉस को बेयर करता है। प्रॉफिट एंड लॉस को बेयर करता है। ठीक है। अभी देखो, एंटरप्रेन्योर का अगर एग्जांपल लेंगे तो क्या क्या एग्जांपल आप लिख सकते हो एंटरप्रेन्योर का? अडानी अंबानी का नाम तो लिख ही लोगे। तो बेसिकली क्या है? फैक्ट्री ओनर, स्टार्टअप फाउंडर, बिजनेसमैन, ये सब कौन होते हैं? ये सब बेसिकली एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है। अभी देखो, एंटरप्रेन्योर अगर कुछ कर रहा है, अगर वो इतना काम कर रहा है कि वो ऑर्गेनाइज कर रहा है सारे फैक्टर को और प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए बेसिकली इनका, एंटरप्रेन्योर का जो इनकम होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस। चाहता तो वो प्रॉफिट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है? लॉस भी हो जाता है। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों कौन बेयर करता है? एंटरप्रेन्योर। अगर हम एंटरप्रेन्योर की इनकम की बात करें तो वो क्या है कि प्रॉफिट, प्रोडक्शन से होने वाला जो भी प्रॉफिट है वो एंटरप्रेन्योर का होता है। अभी देखो, हमने जो भी फैक्टर्स देखे, ठीक है, हमने जो भी फैक्टर्स देखे, अब हम उसके इनकम की बात करते हैं। यहीं से तो कनेक्ट होगा ना, यहीं से तो समझ पाएंगे ना हम सब कुछ। क्या देखा हमने? हमने पहला देखा लैंड, फिर हमने देखा दूसरा लेबर, फिर हमने देखा तीसरा कैपिटल, फिर हमने देखा चौथा एंटरप्रेन्योर। अभी देखो, लैंड से क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। ये इन सबकी इनकम है। कैपिटल से क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये बेसिकली इनकम है। ठीक है। अभी ये समझ में आ गया। डायरेक्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां से भी बनता है कभी कभी। ठीक है। अभी हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू एंगल से सोचते हैं। ठीक है। अभी क्या पता चलता है? लैंड क्या सिर्फ और सिर्फ लैंड का मतलब जमीन होता है? लैंड का मतलब एक प्लॉट होता है? ऐसा नहीं है। लैंड का मतलब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेस। कैपिटल का मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ मनी होता है? नहीं। कैपिटल का मतलब मनी से भी ज्यादा होता है। मशीन्स भी कैपिटल में ही आते हैं। ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर क्या सिर्फ यहाँ पे लेबर का काम कर रहा है? नहीं। एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है? सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर रहा है, सारे फैक्टर को ऑर्गेनाइज कर रहा है और प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है। अभी क्या है कि हमें सारे फैक्टर्स के बारे में पता चल गया। हम फैक्टर्स में देखिए कि फैक्टर की इनकम कैसे होता है। ठीक है। एंड हम देखें कि एक्टिव फैक्टर क्या होता है और पैसिव फैक्टर क्या होता है। हम इन दोनों के बारे में समझ गए। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्शन तब होता है जब लैंड, ह्यूमन एफर्ट, मैनमेड टूल्स मतलब कि कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का डिसीजन मेकिंग, ये सब जब एक साथ मिलता है तब जाके प्रोडक्शन होता है। और इसी कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्शन। देखो, आई थिंक मेरे ख्याल से क्या हुआ लग रहा है कि आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। आई थिंक इतना समझाने के बाद तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ आ गया। हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर क्या है। अब हमने देखा कि हाउस होल्ड एज ए फैक्टर ओनर कैसे है। ठीक है। और फिर हम लोग देखे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा वापस जाते हैं। ठीक है। हम पहले इकोनॉमिक एजेंट में हाउस होल्ड को देखे, हम उसके दो रोल्स को देख लिए। अब हम आते हैं अगले एजेंट पर। अगला इकोनॉमिक एजेंट कौन है? अगला इकोनॉमिक एजेंट है मेरा, दूसरा इकोनॉमिक एजेंट होता है फर्म। ठीक है। अभी फर्म को देखते हैं। फर्म क्या है? फर्म एक प्रोड्यूसर एजेंट है। प्रोड्यूसर एजेंट ये क्या करता है? हम इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। देखो, फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब होता है जो फैक्टर प्रोडक्शन को कंबाइन करके गुड्स और सर्विस में कन्वर्ट करता है। ठीक है। हाउस होल्ड यहाँ पे क्या कर रहे थे? हाउस होल्ड फैक्टर प्रोवाइड कर रहे थे। कौन कौन से फैक्टर प्रोवाइड कर रहे थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अभी क्या फर्म क्या करता है? फर्म हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड से वो सारे फैक्टर्स को लेता है जो भी हम लोगों ने फैक्टर प्रोडक्शन में देखा।
उन सारे फैक्टर्स को लेता है, लेबर को हायर करता है, कैपिटल लेता है, लैंड को यूज करता है और फिर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। अभी देखो फर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, ये क्या करना चाहता है, ये प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। अभी देखो प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं। और फर्म के डिसीजन क्या होते हैं, फर्म के डिसीजन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, हम इन सब चीजों के बारे में भी समझेंगे। क्या होता है, फर्म क्या डिसाइड करती है, पहले तो ये देखना है कि ठीक है, फर्म के डिसीजन क्या क्या होते हैं। फर्म क्या डिसाइड करती है, पहला तो कि क्या प्रोडक्शन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा वो क्या डिसाइड करता है, हाउ टू प्रोड्यूस। फिर वो डिसाइड करता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। ये सारे डिसीजन कौन लेता है, प्रोड्यूसर, बेसिकली फर्म लेता है ये सारे डिसीजन। और इसके बाद एक और चीज, क्या, प्राइस। प्राइस फिक्सिंग का काम कौन करता है, फर्म। अभी देखो अगर फर्म का डिसीजन गलत हो जाता है, अगर फर्म कोई गलत डिसीजन ले जाए तो क्या होगा कि प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और अगर प्रोडक्शन होता भी है तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका डिसीजन गलत होगा। और ये डिसीजन क्या क्या चीजें हैं कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करना है या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करना है, आखिर प्रोडक्शन किसके लिए करना है। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन डाले हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन के बारे में कौन डिसाइड करता है, फर्म डिसाइड करता है। ठीक है, इसीलिए हम जानते हैं कि फर्म क्या होता है, फर्म इकोनॉमी का इंजन होता है। फर्म क्या होता है, फर्म बेसिकली इंजन होता है इकोनॉमी का। इंजन ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को चलाने का काम करता है। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। इकोनॉमी को चलने के लिए प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सारी चीजें जरूरी है ना। तो सोचो आप, हम क्या देख लिए कि बेसिक पार्ट क्या देखे कि फर्म हाउस होल्ड से फैक्टर लेता है एंड उन फैक्टर का यूज करके प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अभी ये जो फर्म से हाउस होल्ड का रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप को अब हम मनी के मैटर में समझेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे हो रहा है। प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सर्कुलर फ्लो कैसे हो रहा है, तो हम इस चीज को समझते हैं। अभी क्या देखेंगे हम लोग, इकोनॉमी में थोड़ा एजम्पशन लेते हैं। इकोनॉमी में सिर्फ दो लोग हैं, एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म। सिर्फ और सिर्फ ये दो लोग हैं। अभी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हम थोड़ा सा सर्कल साइकिल बनाते हैं। अभी ये जो साइकिल है ना, इस साइकिल में हमें क्या देखना है, साइकिल दो तरह से होता है। एक साइड क्या होता है, रियल फ्लो। ठीक है, और एक साइड होता है मनी फ्लो। ठीक है, अभी हम इसी दोनों को समझते हैं। देखो मनी फ्लो में क्या होगा, रियल फ्लो में क्या होगा, पहले हम लोग रियल फ्लो देखते हैं। हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, और इसके बदले में क्या होता है, फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स और फैक्टर का आदान प्रदान हो रहा है। ये बेसिकली एक रियल फ्लो दिखाता है। ठीक है, अभी देखो एक साइड क्या हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे मनी फ्लो कैसे हो रहा है, देखो फर्म को जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया गया तो इसके बदले क्या होता है, फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करती है। ठीक है, फर्म क्या करती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं उसके बदले में पेमेंट करती है। अब इसी पेमेंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पेमेंट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और एक साइड क्या देखने को मिलता है, हाउस होल्ड मनी फ्लो में क्या करता है, जो गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम कर रहा है उसके बदले में पेमेंट करता है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमने देखा मनी फ्लो में क्या हो रहा है,
एक साइड फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट कर रहा है फैक्टर प्रोडक्शन के लिए, और एक साइड हम क्या देख रहे हैं, हाउस होल्ड जिसने गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम किया उसके बदले में फर्म को पेमेंट कर रहा है। अभी क्या है कि ये एक सर्कल बन गया है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक सर्कल की तरह हो रहा है। यहाँ पे क्या है, इनकम हाउस होल्ड को मिलती है पेमेंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन के कारण, ठीक है। और हाउस होल्ड क्या करता है, उसी इनकम को स्पेंड करता है फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, जब हाउस होल्ड पेमेंट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो क्या हो रहा है, ये फर्म के लिए इनकम का काम कर रही है, ठीक है। और जो पेमेंट आ रहा है फैक्टर प्रोडक्शन का, वो हाउस होल्ड के लिए इनकम का काम कर रही है, ठीक है। बेसिक है, इतना ही सिंपल है अगर हम दो चीज में देखेंगे। और क्या होता है, यही साइकिल रिपीट होता जाता है, और इसी को कहते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देख रहे हो, इतना सिंपल है, इसको समझने के लिए और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अभी देखो, जब हम ये सब समझ गए, ठीक है, कि दो सेक्टर है यहाँ पे, हाउस होल्ड और फर्म, इन दोनों के बीच में सर्कुलर फ्लो कैसे हो रहा है। अब क्या होता है, इसी में एंट्री होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है, ये बेसिकली तीसरा इकोनॉमिक एजेंट है, ठीक है। ये है तीसरा इकोनॉमिक एजेंट। अब ये इकोनॉमिक एजेंट क्या करता है, देखो सबसे पहले समझो, ये बेसिकली असली सिस्टम यही बनाता है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बस एजम्पशन था, कि अगर हम ये मान ले कि इकोनॉमी में सिर्फ दो ही है, फर्म और हाउस होल्ड, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। आज के टाइम पे हर इकोनॉमी में कोई ना कोई होता है गवर्नमेंट जो कि रूल कर रहा हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चाहे वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो, या फिर कोई मोनार्कियल गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह का गवर्नमेंट हो, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो इकोनॉमी को रियल बना रहा है, ठीक है। वो इस सिस्टम को रियल में कन्वर्ट कर रहा है। अभी क्या है, रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इकोनॉमी इतना सिंपल तो होता नहीं है कि सिर्फ फर्म हो और हाउस होल्ड हो। क्या होता है, रियल वर्ल्ड में हम जानते हैं इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी होता है, और गवर्नमेंट बेसिकली इकोनॉमी का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा यूनिक इकोनॉमिक एजेंट होता है, ठीक है। यूनिक इकोनॉमिक एजेंट। अब तुम लोग बोलोगे सर ये यूनिक कैसे हो गया, अभी तक तो सब इकोनॉमिक एजेंट थे, ये यूनिक इकोनॉमिक एजेंट कैसे हो गया। अभी देखो, ये जो डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, इसका जो डिसीजन होता है ये इसको यूनिक बनाता है। अब इसका डिसीजन क्या होता है, इसका डिसीजन होता है टैक्स का, टैक्स कलेक्शन एंड सब्सिडी देना, ठीक है। अभी देखो, ये क्या कर रहा है, ये डिसीजन भी ले रहा है, साथ ही साथ ये पूरे इकोनॉमी को रन करने के लिए रूल्स भी बनाता है। इसीलिए क्या है, ये एक यूनिक इकोनॉमिक एजेंट है। अभी हम गवर्नमेंट के काम में देखें, ये क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, ये क्या करता है, सब्सिडीज देता है। अभी देखो, अब ये सब्सिडीज जो दे रहा है इतना तो काम है ही, बट इसके साथ साथ क्या करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स, रोड, हॉस्पिटल, ये सब भी गवर्नमेंट ही बनाता है। तो बेसिकली देखा जाए, गवर्नमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है जो कि इकोनॉमी को रेगुलेट करता है, रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी। गवर्नमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो कि इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन देखो, इतना ही चीज नहीं है, सिर्फ इतना ही जो डिसीजन है, सिर्फ यही डिसीजन गवर्नमेंट को एक यूनिक इकोनॉमिक एजेंट नहीं बनाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है, गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, और यही जो चीज है, ये इसको बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाता है। क्योंकि देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने देखा हाउस होल्ड, हाउस होल्ड क्या करता है, सिर्फ हाउस होल्ड इतना ज्यादा सेल्फिश इकोनॉमिक एजेंट है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी यूटिलिटी के बारे में सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचता है। और जो हम उसके बाद फर्म को देखें, फर्म एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन गवर्नमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है जो डिसीजन ले रहा है, उस डिसीजन का इम्पैक्ट पूरा इकोनॉमी पे पड़ रहा है, एंड साथ ही साथ इसका जो मोटिव होता है, ये सेल्फिश मोटिव नहीं होता है कि उसको अपना फायदा देखना है, उसको प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है, या उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना है। वो यहाँ पे क्या कर रहा होता है, वो यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। और इसी कारण से क्या होता है, गवर्नमेंट एक बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट एंड यूनिक इकोनॉमिक एजेंट है। ठीक है, अभी देखो अगर तुम लोग यहां तक समझ गए हो तो अब आता है गवर्नमेंट इन सर्कुलर फ्लो। गवर्नमेंट सर्कुलर फ्लो में क्या करता है? अभी तक हम क्या देख रहे थे कि दो सेक्टर जब था, सिर्फ और सिर्फ फर्म एंड हाउस होल्ड। ठीक है, अब इसके साथ आ जाता है गवर्नमेंट। इसी सर्कुलर फ्लो में हम गवर्नमेंट को मिलाते हैं। गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट यहां से टैक्स लेता है और सब्सिडी देता है, सब्सिडी। और यहाँ पे भी क्या करता है? टैक्स कलेक्ट करता है और सब्सिडी देता है। अभी देखो इसी चीज से हमें समझना है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। गवर्नमेंट हाउस होल्ड पर टैक्स लगा रहा है, ठीक है, और उनके ऊपर स्पेंड भी कर रहा है थ्रू सब्सिडी। गवर्नमेंट का अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्म के साथ क्या कर रहा है, फर्म से टैक्स ले रहा है और फर्म को भी सब्सिडी दे रहा है। और इससे पहले जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? वो सिर्फ और सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड के बीच में थी। अब ये जो सर्कुलर फ्लो बन रहा था, यहाँ पर जो इकोनॉमी बन रही थी, इस इकोनॉमी से जब पैसा बाहर जाता है, देखो अगर हम इसको एक अलग इकोनॉमी मान के चलेंगे, ठीक है, इस इकोनॉमी से क्या हो रहा है? टैक्स के थ्रू पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। और यहां पर से क्या हो रहा है? जब पैसा बाहर जाता है तो हम इसको देखते हैं लीकेजेस की तरह। यहाँ पर जो टैक्स है, टैक्स क्या है? इस इकोनॉमी से पैसा बाहर जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है, ठीक है। इसी चीज को हम समझेंगे, लीकेज। और गवर्नमेंट जब यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, ठीक है, सब्सिडी, सब्सिडी के अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे गवर्नमेंट स्पेंड करता है। बस मैं यहाँ पे सब्सिडी लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी जब गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी दे रहा है तो क्या हो रहा है कि इस इकोनॉमी से पैसा बाहर तो गया, लेकिन फिर इकोनॉमी में पैसा सब्सिडी के थ्रू वापस से आ भी रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इकोनॉमी क्रिएट हुई थी टू सेक्टर में, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में, अब क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट जब आता है तो यहाँ से टैक्स के थ्रू इस इकोनॉमी से लीकेजेस भी होते हैं एंड सब्सिडी के थ्रू इस इकोनॉमी में इंजेक्ट भी किया जाता है मनी का, ठीक है। अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे, ठीक है, गवर्नमेंट के आने से सर्कुलर फ्लो में क्या इंपैक्ट पड़ता है और गवर्नमेंट कैसा इकोनॉमिक एजेंट है। अब इसके बाद एक और आता है इकोनॉमिक एजेंट, ये है फोर्थ इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। ये जो फोर्थ इकोनॉमिक एजेंट है ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये क्या है, ये क्या करता है? ये बेसिकली एक ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ओपन इकोनॉमी। अभी तक हम जो देख रहे थे, अब हम इसी चीज में समझते हैं क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है कि एक इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से कनेक्ट करता है, ठीक है। और जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का बात आता है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? इसमें आएगा एक्सपोर्ट, इसमें आएगा इंपोर्ट। अभी इस चीज को समझने के लिए ना हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे और समझेंगे, तभी ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। इसमें आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चलो अभी इसी चीज को हम समझते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो फ्लो है वो कैसे हो रहा है? अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो क्या होता है, अगर इंडिया इंपोर्ट करता है तो क्या होता है? अब इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए हम अच्छे से समझेंगे पूरा डिटेल में। कहीं पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब कंफ्यूज हो गए तो खत्म हो जाएगा। और कंफ्यूजन जब होता है ना तो इकोनॉमी के क्वेश्चन क्या होते हैं? गलत होता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्या होता है, अभी तक हम इकोनॉमी में क्या देखे थे कि इकोनॉमी में क्या हो रहा था कि तीन लोग थे, तीन इकोनॉमिक एजेंट थे। कौन कौन था? फर्म था, हाउस होल्ड था और गवर्नमेंट था। एंड उसके कारण एक इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये इकोनॉमी जो है गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड फर्म, यहाँ पे क्या हो रहा था, इन दोनों के बीच में एक साइकिल बना था, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक साइकिल बना था।
अब क्या है, ये एक इकोनॉमी है। अब यहाँ पे एंट्री होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या कर रहा है? देखो, इस इकोनॉमी के अंदर जो भी चीजें हैं, कोई भी इकोनॉमी, पहले तो ये समझो कि क्या था ना, कि कोई भी इकोनॉमी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। हर इकोनॉमी में किसी न किसी चीज की जरूरत होती है जो कि उसके पास नहीं होता है। जैसे कि इंडिया को ही ले लो। इंडिया में क्या है, अगर खाने का सब कुछ है, सपोज हमारे पास फूड में हम सेल्फ सफिशिएंट है, बट क्या है, जब बात एनर्जी की आती है, जब बात पेट्रोलियम की आती है, तो हमारे पास क्या है, पेट्रोलियम का रिजर्व बहुत कम है। तो आप देखोगे इंडिया का जो इम्पोर्ट है, उसमें बहुत बड़ा पार्ट पेट्रोलियम का है। ठीक है, अभी ये पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम का पार्ट अगर इतना बड़ा है तो पेट्रोलियम कैसे आएगा? हमें भी तो जरूरत है पेट्रोलियम की। तो हम क्या करते हैं, अपनी नीड के लिए बाहर की कंट्री से पेट्रोलियम यहाँ मंगवाते हैं। और तब आ जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जब आता है, ये क्या करता है, देखो यहाँ पे भी दो लाइन बनेगी, एक इंपोर्ट का और एक एक्सपोर्ट का। ये जो ये है लाइन, ये है इंपोर्ट का। ठीक है, और ये लाइन जो है, ये है एक्सपोर्ट का। ठीक है, अभी समझो, अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं कि इंडिया में कुछ गुड्स है, उस गुड्स को हम बाहर भेज रहे हैं, बाहर की कंट्री में सेल कर रहे हैं। और सेल करने से क्या होता है, पैसा आता है। अब बाहर से अगर इस इकोनॉमी के अंदर पैसा आ रहा है, ये तो एक इंडियन नेशनल इकोनॉमी है। अब बाहर से क्या हो रहा है, इस इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, तो जब भी पैसा आता है इसका मतलब क्या होता है, इंजेक्शन हो रहा है। तो एक्सपोर्ट के थ्रू क्या होता है, इंजेक्शन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर इंडिया इंपोर्ट करता है, जैसे कि इंडिया क्या कर रहा है, पेट्रोलियम का इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम पेट्रोलियम खरीदते हैं तो हम उसको पेमेंट भी करेंगे। हर चीज दो तरह से हो रहा है ना यहाँ पे। जब हम कुछ लेते हैं उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है। तो अगर हमने पेट्रोलियम लिए तो इसके बदले में हमें क्या करना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है। और इंपोर्ट करने से क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, हमारी इकोनॉमी से पैसा बाहर जा रहा है। और इसी से कॉन्सेप्ट आता है बीओपी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसी से कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का। और ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, और हम ये सब कॉन्सेप्ट को भी बहुत डिटेल में करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपको कंफ्यूज करे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, लीकेज, लीकेज एंड इंजेक्शन का, ये कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। अभी हम एक बार और देखते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना प्री में जब स्टेटमेंट आते हैं ना, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। सर्कुलर फ्लो का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक यही है। क्या लॉजिक है, लीकेज कैसे हो रहा है एंड इंजेक्शन कैसे हो रहा है। लीकेज का मतलब क्या होता है, आउटफ्लो, क्या हो रहा है, इकोनॉमी से पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, अभी जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब टू सेक्टर इकोनॉमी थी, ठीक है, कहाँ पे है टू सेक्टर इकोनॉमी, ये है टू सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म है। अभी देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया जा रहा है, उसके बदले में पेमेंट रिसीव हो रहा है। यहाँ पे फर्म गुड्स एंड सर्विस दे रहा है हाउस होल्ड को, इसके बदले में हाउस होल्ड पेमेंट कर रहा है गुड्स एंड सर्विस के लिए। अभी देखो, अगर हम सपोज ये सोच के चलें कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करके इसे 100 रुपीज मिला, ठीक है, एंड गुड्स एंड सर्विस में भी इसने 100 रुपीज पे कर दिया, तो क्या इकोनॉमी बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे सेविंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। बट इंसान क्या होता है, रैशनल होता है, इंसान क्या होता है, सेल्फिश होता है। ठीक है, इसी कारण से क्या हो रहा है कि इंसान फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। और जब वो फ्यूचर के बारे में सोचता है तो वो क्या करता है, अगर वो 100 रुपए का इनकम जनरेट कर रहा है फैक्टर प्रोवाइड करके, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज ही स्पेंड करता है। ठीक है, और 40 रुपीज को सेव कर लेता है। ठीक है, ये क्या है, स्पेंड कर रहा है। अभी देखो, 100 रुपए के इनकम में से इसने सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए ही स्पेंड किया, 40 रुपए इसने सेव कर लिया। तो ये जो 40 रुपी है, ये इस इकोनॉमी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, फैक्ट जो गुड्स एंड सर्विस है, इसके पेमेंट के लिए फर्म के पास कितना रुपीज जा रहा है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज जा रहा है।
तो इस इकोनॉमी से 40 रुपीज क्या हो गया, बाहर आ गया, आउटफ्लो हो गया इसका। इसीलिए क्या है, सेविंग भी एक आउटफ्लो है। ठीक है, हम क्या देख रहे थे, अगर हम देखें यहाँ पे तो सेविंग क्या है, सेविंग भी एक आउटफ्लो है। हमने और देखा था टैक्स एक आउटफ्लो है, टैक्स क्या है, एक लीकेज है। इसके बाद हमने देखा इंपोर्ट, इंपोर्ट भी क्या है, एक लीकेज है। अब जब जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी एग्जांपल दिया जाए, तो आपको इसी तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जो डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम में आप अलाइन करके देखना। जब आप अलाइन करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें गलत है, कहाँ पे चीजें गलत जा रही है, और आपको वहां पे ठीक करना है उस चीज को। बस इतना सही है। ठीक है, लीकेज समझ में आ गया। अब आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है इनफ्लो। ठीक है, कैसे इनफ्लो हो रहा है इकोनॉमी में। अभी देखो क्या है कि हम यहाँ पे 2 सेक्टर में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब हम 3 सेक्टर में देखो यहाँ पे इंजेक्शन कैसे हो रहा है, जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ठीक है, जब गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, एक इंजेक्शन है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हम जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ये चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये भी एक इंजेक्शन है कि पैसा हमारी इकोनॉमी में आ रहा है। ठीक है, ये भी हम इंजेक्शन में लिख दिए। इसके अलावा जब फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है, फॉरेन से जब इन्वेस्टमेंट आएगा, वो भी क्या हो जाएगा हमारा, वो भी हमारा इंजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हम फॉरेन से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे हर एक तरह के इन्वेस्टमेंट की। अभी देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, चाहे कहीं से भी आ रहा हो इन्वेस्टमेंट। अभी देखो क्या है कि जब हम लोगों ने सिर्फ इसमें देखा था, इसमें 40 रुपीज सेव किया जा रहा था। ठीक है, अभी देखो ये 40 रुपीज क्या कर रहा है, इंसान सेव कर रहा है अपने पास। अभी इसी 40 रुपीज से क्या होगा, कोई हाउस होल्ड में से इंसान खड़ा होगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, वो अपनी कंपनी खोलेगा। ठीक है, वहां पे वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा, एंड फिर वो चीज रिपीट होते रहेगी, फिर वो चीज एक सर्कुलर फ्लो में घूमते रहेगी। अभी सोचो कि अगर हम कोई और फर्म के बारे में नहीं सोचते हैं, यही 40 रुपीज क्या होता है कि वापस से फर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो 40 रुपीज जब इन्वेस्ट होगा तो प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म के पास अभी था 100 रुपीज का था, अब वो क्या है 140 रुपीज का हो जाएगा। एंड इसी तरह से क्या है कि सर्कुलर फ्लो में मनी घूमता रहेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या है, इन्वेस्टमेंट एक इंजेक्शन है। चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो, हर एक तरह का इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर इंजेक्शन लीकेज से ज्यादा होता है तो, लीकेज से ज्यादा होता है तो क्या होता है, इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक है, इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। और जब लीकेज इंजेक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि इकोनॉमी स्लो हो रही है। ठीक है, और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है रिसेशन का, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट यहीं से निकल के आता है डिमांड डेफिशिएंसी का। और ये सब चीजें मैक्रो इकोनॉमी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी यूपीएससी का क्वेश्चन आप देखोगे, तो आप देखोगे यूपीएससी कभी ये नहीं पूछता कि सर्कुलर फ्लो को ड्रॉ करो। यूपीएससी ये पूछता है कि कौन सा एजेंट लीकेज क्रिएट करता है, कौन सा एजेंट इंजेक्शन करता है, इनकम किस तरह से इकोनॉमी में घूम रहा है। अगर एजेंट और ज्यादा यहाँ पे फ्लो करने लगे, और ज्यादा फ्लो क्लियर हो जाए, इनफ्लो क्लियर हो जाए, तो क्या होगा कि आप एक बात समझ लो कि इकोनॉमी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है।
तो अभी क्या है, हम अगर एक फाइनल कंक्लूजन बनाएं तो हम क्या समझेंगे कि आपको अगर इकोनॉमिक एजेंट, आपको अगर सर्कुलर फ्लो, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, तो जो भी एमसीक्यूज आ जाए आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता था आपको, इसीलिए बहुत डिटेल में जाके नहीं बताया, क्योंकि बहुत डिटेल में यूपीएससी पूछता ही नहीं है। आप पीवाईक्यूज को देखो, सर्कुलर फ्लो और इकोनॉमिक एजेंट से क्वेश्चन कैसे आए हैं, इंजेक्शन और लीकेजेस पे, इकोनॉमी कैसे ग्रो करता है, इन सब चीजों पे। तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ इतना सा से, ये पार्ट से आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। आप इंजेक्शन एंड लीकेजेस इस पार्ट को समझ जाते हो तो यहां से भी एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों में अगर क्लियरिटी आ चुकी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, आपको किसी भी तरह से सोचने की जरूरत नहीं है। अभी देखो क्या है, हमें ये समझ आ गया कि इकोनॉमिक एजेंट क्या करते हैं। इकोनॉमिक एजेंट बेसिकली डिसीजन लेते हैं, ठीक है, ये डिसीजन मेकर्स होते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि हाउस होल्ड कौन होते हैं, हाउस होल्ड कंज्यूमर भी होते हैं प्लस फैक्टर ओनर भी होते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड दो तरह से कंट्रीब्यूट करता है, एक कंज्यूमर की तरह और एक फैक्टर ओनर की तरह। हम यहाँ पे देखें कि फर्म, फर्म क्या करता है, फर्म बेसिकली प्रोड्यूसर होता है जो कि प्रोडक्शन करता है, जो भी हम गुड्स यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है। गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है जो कि इकोनॉमी को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको हम रेगुलेटर बोलते हैं। एंड साथ ही साथ ये स्पेंड भी करता है थ्रू सब्सिडीज, थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब के थ्रू। तो ये एक स्पेंडर भी होता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये कौन है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सिर्फ ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, अभी हम बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी हम मैक्रो इकोनॉमी में जब जाएंगे तो हम इन सब चीजों को एक बार और डिटेल पिक्चर में देखेंगे, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर्कुलर फ्लो से हमने देखा कि इनकम कैसे जनरेट होती है, इनकम कैसे सर्कुलेट होती है, और कैसे इस सर्कुलेशन के थ्रू इकोनॉमिक्स में इनकम जिंदा रहता है, इकोनॉमी ग्रो करता है। ठीक है, तो हम एक चीज समझ गए, इकोनॉमी पैसा से नहीं चल रहा है, इकोनॉमी इकोनॉमिक एजेंट के डिसीजन से चल रही है। और जब तक एजेंट और ये सर्कुलर फ्लो क्लियर नहीं होगा तब तक जीडीपी, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इन सब चीजों के बारे में आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। इसीलिए इन तीनों को समझना जरूरी है, इन तीनों के लिंकेजेस को समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर किसी भी तरह का डाउट है इतना करने के बाद भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखो, हम उस डाउट का तुरंत ही सॉल्यूशन देंगे, आपको वेट भी नहीं करना होगा। और अगर इसके बाद भी आपको डायरेक्ट जानना हो, आपको डायरेक्ट यूपीएससी को लेके किसी भी तरह की मेंटरशिप चाहिए, आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल भी है जिससे आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।